तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमें डोंग से दिखाया जाता है, जहाँ वो ली जुआन की तरफ देखता है। तो ली जुआन भी उसकी तरफ देख के उससे कहता है कि बातें इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एमसी कह रहा होता है कि जो मेरे साथ है वो मुझे ज्वाइन करो, जो मेरे साथ नहीं है वो सामने आ जाओ। तो हम देखते हैं कि कोई जवाब नहीं देता है और हमारे एमसी के सामने आके कहते हैं कि हम फैक्शन मास्टर को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा है इसलिए फैक्शन के विकास के लिए मैं रूल के नए सेट और पोजीशन किए जाने वाले लोगों की अनाउंसमेंट करूंगा। तो हुआंग आता है और बताता है कि आज से आगे स्काई हॉक फैक्शन के मेजर लीडर की कॉम्बैट में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तुम सभी को सड़कों पर सर्वेज करने और शहरों का प्रबंध करने का कार्य सौंपा गया है। मेंबर का मासिक वेतन 1 चांदी, छोटे लीडर का 10 चांदी और मेजर लीडर का 100 चांदी होगा। तुम्हारे एरियो से हर महीने इकट्ठा की गई सभी चांदी का प्रबंध फैक्शन द्वारा किया जाएगा। इंस्पेक्शन एरिया की स्थापना और प्रबंध भी लीव द्वारा किया जाएगा। हर मेजर लीडर के अधीन साइड से कम 1 पर्सन होगा। तो ये सब बातें सुन के आपस में लोग कहते हैं कि वो सब क्या चल रहा है, क्या हम मेजर लीडर फैक्शन के मेंबर में सिर्फ हाई पोजीशन लोग ही नहीं है। तो दूसरा कहता है कि बात यही खत्म नहीं होती, इंस्पेक्शन हॉल से भी कोई आएगा। हुआंग बताता है कि अब चारों मार्शल हॉल और मैनेजमेंट हॉल के लिए हुआंग मैनेजमेंट हॉल के हॉल मास्टर होंगे, जुआंग ली जुआन सेकेंडरी हॉल मास्टर होंगे और मार्शल हॉल का प्रबंध खुद मेजर लीडर द्वारा किया जाएगा और फैक्शन मास्टर द्वारा किया जाएगा। पनिशमेंट हॉल भी अभी भी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन इसके लिए इंस्पेक्शन हॉल से इजाजत लेना जरूरी है। भूमिकाएं पर्सन के योगदान पर आधारित होती है। फैक्शन के सभी मेंबर कॉम्बैट एरिया में शामिल हो सकते हैं। कॉम्बैट हॉल के मेंबर को फैक्शन के प्रबंध में शामिल होने की अनुमति नहीं है। उनकी जरूरत केवल वॉर में होती है। योगदान वॉर में व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होगा। कॉम्बैट हॉल का प्रबंध भी फैक्शन मास्टर द्वारा किया जाएगा। लिन फुहू हॉल मास्टर होंगे, साथ ही 3 अदर हॉल मास्टर भी होंगे। मेजर और लीडर को व्यक्तिगत योगदान के आधार पर पोजीशन और रिवॉर्ड किया जाएगा। ये सब बातें हुआंग बता देता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अब सभी को बदलाव के बारे में पता चल चुका है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, स्काई हॉक फैक्शन बेकार लोगों को नहीं रखता। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुमको इसके लिए मेहनत करनी होगी, इसके लिए संघर्ष करना होगा। हमारा एमसी इतना बातें बोलता है, सभी के अंदर जोश आ जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर कोई रास्ते नहीं है तो तुमको अपने अपने कामों के लिए छुट्टी दी जाती है। और वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं। तो डोंग ली जुआंग से कहता है कि क्या हम इसे बर्दाश्त करने वाले हैं। तो ली जुआंग भी कहता है मायूस होके, थोड़ा तुमको बिना बताए भी पता होना चाहिए कि सोजिन कितना पावरफुल है। ये देखते हुए कि तुमने पास्ट में उसे निशाना बनाने का हर अवसर लिया, ये पहले से ही तुम पर दया दिखा रहा था। तो डोंग भी कहता है हंसते हुए, रहने दो, आखिर में वो हमसे ज्यादा काबिल है। फिर हमारा एमसी अपने घर आता है तो सिस्टम पे लिख के आता है कि साइड मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। चाइन इन परफेक्चर में सबसे पावरफुल फैक्शन बनो। 1 साल की समय सीमा, रिवॉर्ड सॉफ्ट शॉपिंग को अनलॉक करेंगे, इनाम 3.5 स्टार रेटिंग के साथ एक सिलेक्टिव समन भी दिया जाएगा। ये बात सुन के हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि ये चाइन इन परफेक्चर पर प्रभावित स्थापित किया जा सकता है। और सिस्टम बताता है कि चाइन इन परफेक्चर में विशाल महासागर फैक्शन और बैम्बो फैक्शन तीनों फैक्शन में सबसे कमजोर है, जबकि इसका जो फैक्शन उनसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। 4 गिल्ड जो कि ट्राई एलाइड गिल्ड, आर्यन सेवर गिल्ड, डिवाइन विल्ड गिल्ड और ब्लैक क्लाउड गिल्ड, तीनों फैक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ब्लड क्लॉक गिल्ड इन सब में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। उनका एक स्ट्रॉन्ग इतिहास है और वो जीविका के लिए हत्याओं पर निर्भर रहते हैं, जबकि अदर 3 गिल्डों के पास भी एक एक्सपर्ट है जो उनके गिल्डों की रक्षा करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत की कमी है। और सिस्टम बताता है कि पोस्ट आपके पास 1300 एंटागोनिस्ट पॉइंट है, एक मिडिल ग्रेड लकी स्पिन चांस है और 37 लो ग्रेड लकी स्पिन चांस है। क्या विषय यूज करना चाहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि लो ग्रेड लकी स्पिन को मिडिल ग्रेड लकी स्पिन में कन्वर्ट कर दो और जल्दी से इसे यूज करो। तो सिस्टम बोलता है कि 4 मिडिल ग्रेड लकी स्पिन कंप्लीट हो गए हैं, क्या विषय स्पिन करना चाहते हैं। तो हमारा एमसी उसको स्पिन करता है तो वहाँ पर यूजलेस आइटम लिख के आता है और सिस्टम बताता है कि होस्ट आपको बधाई हो कि आपने वो नकली मूंछ हासिल कर ली है जिसका इस्तेमाल यू बोकुन ने नीचे खुद को अपंग करने के बाद बेस बदलने के लिए किया था और इसे 0.5 स्टार की रेटिंग मिली है। हमारा एमसी का मुंह बन जाता है और कहता है कि डैम इट, इस सिस्टम पर क्या तुम्हें यकीन है कि एक मिड लेवल का रिवॉर्ड है। फिर हमारा एमसी स्पिन करता है तो वहाँ पर वेपन आता है और सिस्टम बताता है कि होस्ट को 7 ड्रैगनों में से एक चूज हुआ नॉन के वेपन साउरिन ड्रैगन स्वॉर्ड को 2 लेवल स्टार रेटिंग के साथ प्राप्त करने पर बधाई हो। वेपन की एबिलिटी ड्रैगन की दहाड़ उड़ान स्वॉर्ड ड्रैगन को 100 बार की गई कीमत धातु से बनाया गया है। इसकी धार इतनी तेज है कि गोल से टकराने के ही अत्यंत पावरफुल चोट पहुंचती है। यह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी नॉर्मल हथियार को तोड़ सकती है। हमारे एमसी की आंखों
आंखों में चमक आ जाती है और कहता है कि ये सच में एक तलवार जैसा हथियार है। भले ही इसमें अनूठा स्किल ना हो, लेकिन ड्रैगन की दहाड़ का प्रभाव इसकी भरपाई कर देता है। फिर हमारा एमसी स्पिन करता है तो सिस्टम बताता है कि होस्ट को हजारों बार प्रकट होने वाले यंग मास्टर वांग लिंग वान से मानव त्वचा का मुखौटा प्राप्त करने के लिए बधाई, जिसे 2 स्टार की रेटिंग मिली है। तो हमारा एमसी भी कहता है इसको देख के ये कोई खराब चीज नहीं है, हो सकता है कि मैं इसे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकूं। फिर से हमारा एमसी लकी स्पिन को करता है और वहाँ पर कंज्यूमेबल आइटम आता है तो सिस्टम बताता है कि कांग्रेचुलेशन, एक बार इस्तेमाल होने वाली कंज्यूमेबल आइटम इन्फर्नल स्पेल इन्फर्नल स्लैश प्राप्त करने के लिए बधाई हो। यही मोजा नामक पात्र की है जिसकी रेटिंग 3.5 स्टार है। तुम्हारा एमसी उसको लेके बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इस बार मैंने इसे बहुत मेहनत से हासिल किया है। फिर हमारा एमसी सिस्टम से कहता है कि रुको, इन्फर्नल फ्लैश के लिए स्पीड एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि मैं अभी तक ट्रांसेंडेंट मास्टर दायरे में नहीं हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्फर्नल फ्लैश का यूज नहीं कर सकता। तो सिस्टम बताता है कि स्पिरिचुअल ओशियन, हेवनली एको पॉइंट्स और डिवाइन पैलेस, हाँ ट्रांसेंडेंट रियलम एक प्रमुख एरिया है जिसे आगे 3 अलग अलग रियलम में डिवाइड किया गया है। स्पिरिचुअल ओशियन रियलम, हेवनली एको पॉइंट रियलम और डिवाइन पैलेस रियलम। लेकिन फाइनली ये केवल एक ही बार यूज होने वाली चीज है, इसलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए तुमको अपनी इंटरनल एनर्जी के एक छोटे से हिस्से की जरूरत होती है। तुम उस पावर का प्रदर्शन करने में एबल होगे जो केवल ट्रांसेंडर रियलम के कल्टीवेटर के पास होती है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है कि क्या सोफिन स्काई फैक्शन का फैक्शन मास्टर बन गया है, और मैंग कहता है ये सब ऐसी अफवाह है कि सा फेंग पर उसके दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। इसी घटना से सोफिन को फैक्शन का मास्टर बनने का मौका मिला। तो निंग कहता है कि घात लगाकर हमला किया गया, क्या तुमको सच में लगता है कि ये मामला सही है? तो डोंग कहता है कि सा फेंग भी हमारी ही तरह रिफाइंड मोटर रियलम के पीक पर है। इतना ही नहीं, वो इग्नाइट डेवोरर मार्शल स्किल का यूज भी करता है और प्रैक्टिस भी। क्या ये पॉसिबल है कि सोफिन पहले ही ट्रांसफेंडर रियलम में एंटर कर चुका है? तो ये सब बातें सुन के मैं एकदम गुस्सा आ जाता हूँ। कहता है कि बस बहुत हो गया। तो क्या हुआ अगर वो पहले ही ट्रांसेंडेंट रियलम में है, भले ही उसने भाग के एक झटके से ही सफलता हासिल कर ली हो, उसकी नींव इस समय अनस्टेबल होनी चाहिए। तो मैं कहता है कि बिग ब्रदर क्या तुम्हें हार मानना नहीं आता? तो मैं गुस्साते हुए कहता है कि दुश्मन के साथ को एग्जिस्ट का कोई तरीका नहीं है, सोफिन तुम जरूर मरोगे। फिर हमें सोफिन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर हुआंग आता है और कहता है कि बहुत कुछ हो गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या बात है? हुआंग बताता है कि हमारे भाई उस जुआ घर के पास के इलाकों पर कब्जा करने गए थे, लेकिन टैंग किंग ने हमसे पहले ही उस पर कब्जा कर लिया है। तो हमारे भाइयों ने उससे बात करके मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारे भाइयों की पिटाई की और उन्हें बंधक भी बना लिया। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में सोचता है कि टैंग निंग जैसा एक छोटा लीडर मेरे एरिया पर कब्जा करने की हिम्मत करता है, ऐसा लगता है कि मेरे सौतेले फादर का उसका समर्थन कर रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या वो मुझे सड़क पर घूमने वाले किसी आवारा बिल्ली या कुत्ते की तरह समझता है जिसे आसानी से कुचला जा सकता है? ली को यहाँ लाओ, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि मेरे सौतेले फादर का कुत्ता मेरे सामने कैसे अकड़ दिखा सकता है। फिर हमें इंजॉयमेंट पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि शॉपकीपर क्या तुमने इसके बारे में सुना है? बैम्बो फैक्शन के मेजर लीडर लू चैन सोविन नाम के एक यंग से हार गया। इस फाइट के बाद बैम्बो फैक्शन के करंट मेजर लीडर के पास अब कोई मेजर ग्रुप लीडर नहीं है जो उसका समर्थन करे। अब इसे उसके ऑर्डर का पालन करते हुए मेन हॉल से बाहर निकालना भी मुश्किल होगा। तो शॉपकीपर कहता है कि वैसे भी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सब जानते हैं कि सोजिन कोई संत नहीं है। अगर हम फ्यूचर में अपना बिजनेस अच्छे से चला भी सके तो ये चमत्कार ही होगा। तो एक मोटा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि सोजिन के बिजनेस संभालने के बाद हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट के सभी बिजनेसमैन का मुनाफा आसमान छू गया। तभी आवाज आता है बाहर से, रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ। तो एक गार्ड कहता है कि तुमको किसकी तलाश है? तभी हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा इस बंदे पे मारते हुए कहता है कि अरे डरपोक मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तभी वहाँ पर ली आता है और कहता है कि तुम सब वहीं खड़े रहो। तो एक गार्ड किसी से कहता है कि बॉस टैंक कोई रास्ता रोक रहा है, और हम देखते हैं कि हमारा एमसी ली और हुआंग के साथ आ जाता है और कहता है कि टैंग मेरे एरिया में मेरी आदमियों को बंधक बनाने की तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तभी वहाँ से टैंग निकलता है और कहता है क्या तुम सोजिन हो? तुम मुझे अपने आदमियों को बंधक बनाने के लिए दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें रूल नहीं पता। ये तो बस एक इलाका है। मैं 2 दिनों से अपने मौके का इंतजार कर रहा था और अचानक लुओचन भाग गया। मुझे परवाह नहीं है कि वो कहाँ भाग गया, लेकिन इस एरिया पर मैंने सबसे पहले कब्जा किया था। फिर भी तुम्हारे गार्ड मुझे बता रहे हैं कि तुमने इस एरिया पर विजय प्राप्त की है और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कैसी बात है? तो हमारा एमसी कहता है तुम्हें उन्हें पीटने की हिम्मत किसने दी? ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी बोलता है कि मैंने अपने आदमियों को उनकी गलतियों के लिए पनिशमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जगह ऐसा करने वाले तुम होते कौन हो? ये बात सुनकर वो कहता है कि सोजिन तुम यहाँ
यहाँ क्या करना चाह रहे हो। हमारे एमसी उसको एक झापड़ मारता है जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। उसके ये गार्ड देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ली आके अपने स्वर्ण निकाल देता है और कहता है कि कोई भी हरकत नहीं करेगा नहीं तो मारा जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा एमसी उसके सर पर अपना पैर रख के कहता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम मेरा इलाका छीन रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरे भाइयों को पीट कर अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हो। बॉस टैंक जिसने तुमको मेज के ऊपर कदम रखने की हिम्मत दिया, क्या तुमको अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है? तुम चुप क्यों हो। हमारा एमसी ली से कहता है कि उसे बांध दो, उसकी कल्टीवेशन की मेरिडियंस को डीएक्टिवेट कर दो और उसे 3 दिनों के लिए बाजार में धूम सेकने के लिए भेज दो। तो ली कहता है कि ठीक है। तो लोग कह रहे होते हैं कि ये कौन है जिसने उनके साथ इतनी क्रूरता की। कोई कहता है कि चुप रहो, क्या तुमने लकी गो फॉरेस्ट के फैक्शन सोविन के बारे में नहीं सुना है। दूसरी तरफ हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि यहाँ काफी भीड़ है जिससे मुझे सबको यहाँ इकट्ठा करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई है। फिर हमारा एमसी कहता है कि अब से इंटरनल एंजॉयमेंट पवेलियन में सारे फैसले मैं ही लूंगा। बाकी सबको बता दो कि प्रोटेक्शन फीस अब 50 सिल्वर हो गए हैं। कोई कहता है कि क्या 50 सिल्वर, बैम्बू फैक्शन तो हमसे महीने में सिर्फ 30 सिल्वर ही वसूलता है। तो ली बताता है कि बॉस सू के ऐसे करने के अपने कारण है। जाओ हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट में कुछ जानकारी इकट्ठा करो और तुम्हें अपने 50 चांदी के सिक्कों की कीमत पता चल जाएगा। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हमारा एमसी हुआंग से बोलता है कि सभी भाइयों को एरिना में इकट्ठा करो, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर हमें बैटल एरिना का दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम सभी को यहाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। आज से मैं 10 लोगों को कमांडर के रूप में चुनूंगा। 100 लोगों को नेतृत्व करेंगे। हर कमांडर के 10 सबऑर्डिनेट होंगे जो 10 लोगों के प्रभारी होंगे। एबिलिटी के आधार पर पैसा बढ़ाया जाएगा। क्या मेरी बात तुम लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है। हुआंग इंचार्ज और कमांडर को नियुक्त करने के लिए प्रभारी होंगे। ली पनिशमेंट हॉल के लिए जिम्मेदार होंगे और लकी फॉरेस्ट के नियम एंजॉयमेंट पवेलियन पर भी लागू होते हैं। फिर हमारा एमसी अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि मेरी बात समाप्त हो गई है, अब बूढ़ा हुआंग कमांडर को बुलाओ। हुआंग नोट में देखते हुए कहता है कि चुने गए कमांडर ली कुइंग, जाओ सोंग यांग और कॉन्ग चेन है। तो लोग कहते हैं कि शाबाश ओल्ड ली, तुम्हारे इस पूरे प्रयास का फल तुम्हें मिल गया है। तो कहता है कि ये सब बॉस सू की बदौलत है जिन्होंने मुझे चुन लिया है। और हमारे एमसी सभी से कहता है कि हाल ही में हमने एंजॉयमेंट पवेलियन पर विजय प्राप्त की है और इस विजय का जश्न मनाने के लिए हम आज रात ड्रैगन मून टावर में एक पार्टी करेंगे। हमारे सभी खर्चे मैं उठाऊंगा। तो ये बात सुन के सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं। पीछे से हुआंग कहता है कि बॉस 10,000 चांदी के सिक्के भी ड्रैगन मून टावर के लिए एक रात के लिए बुक करने के लिए शायद काफी ना हो। क्या आप इस बारे में श्योर हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बॉस लियो ने आज रात के लिए हमें प्रायोजित करने का पेशकश की है। अब जबकि हमने एंजॉयमेंट पवेलियन पर विजय प्राप्त कर ली है, क्या बॉस लियो का इरादा तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं है? तो यह बात सुन के हुआंग कहता है कि वो इंटरनल एंजॉयमेंट पवेलियन में एक ब्रांच खोलने का इरादा रखता है। फिर हमारा एमसी ली से कहता है कि हमारे भाई मौज मस्ती करने चले गए हैं, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तो ली कहता है कि मुझे माफ करना बॉस, लेकिन मैं इसके लिए बहुत थका हुआ हूँ। बॉस क्या आपको ली के बारे में नहीं पता? जब उसके चाचा ने पास्ट में उसके साथ बेकार बिहेवियर किया था तो वो वहाँ घायल हो गया था। और हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है। तभी हमारा एमसी ली से कहता है कि चलो आज के लिए तुम जा सकते हो। तभी बॉस और हमारा एमसी कुछ नीचे देखता है तो ली कहता है कि बॉस क्या आप नहीं जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो जाने लगता है। फिर वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी हमारा एमसी एक बुक निकाल कर उससे कहता है कि इसे मेरी तरफ से ली को दे देना, उसे बताना कि मैंने इसे खास तौर पर उसके लिए चुना है। और अपने मन में सोचता है ली के लिए इतनी गहरी निराशा को कॉम्बैट पावर में बदलना आसान नहीं था। इससे पता चलता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग दिमाग वाला पर्सन है। साथ ये डेमोनिक संहारक तलवार लिन पिंजी की तुलना में ली के लिए ज्यादा उपयुक्त है। फिर हमें थर्ड मास्टर होकर रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गुस्से में कहता है कि फोजिन तुम गद्दार हो, क्या वो अब भी मुझे अपना सौतेला फादर मानता है? उसने न केवल मेरे सबऑर्डिनेट को अपन कर दिया बल्कि उसने एंजॉयमेंट पवेलियन में भी बचा हुआ सारा पैसा भी हड़प लिया। ये 1 लाख से भी ज्यादा चांदी के सिक्के थे और उसने ये सब अपनी जेब में रख लिए हैं। और अपने मन में पीछे ओल्ड ली अपने मन में सोचता है कि थर्ड यंग मास्टर बूढ़े हो गए हैं, बस एक ऑर्डर मिला और उनका दिमाग खराब हो गया। तो ओल्ड ली से थर्ड मास्टर कहता है कि ओल्ड ली क्या मुझे फैक्शन के मुखिया को ये सुझाव देना चाहिए कि वो इस एरिया को अपने कब्जे में ले ले? तो ओल्ड ली कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तीसरे मास्टर, अगर ऐसा हुआ तो इनाम देने की प्रणाली गड़बड़ हो जाएगी। तो थर्ड मास्टर
हु कहता है कि सोविन ने 1000 से ज्यादा सैनिक है, वो हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट और इटर्नल इंजॉयमेंट पवेलियन का भी कंट्रोल रखता है। क्या हम उसके विकास को, जो भी अभी से एक मेजर लीडर के बराबर हो गया है, बर्दाश्त करने वाले हैं? तो ओल्डली कहता है कि थर्ड मास्टर, हमें सोविन के साथ विवाद करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो गुस्से में वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मैं सोविन के सामने सरेंडर कर दूं तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी। फिर वहाँ पर कोई आता है, कहता है कि तीसरे यंग मास्टर हूँ और ये मेजर लीडर हुओ टुआंग होता है और कहता है कि इस बार तो तुम्हारे सौतेले बेटे ने तुम्हें खूब सबक सिखाया। तो थर्ड मास्टर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हुओ टुआंग बोलता है कि इस सेक्शन में कौन नहीं जानता कि तुम अमीर हो, मैं तुमसे कुछ पैसा उधार लेने आया हूँ। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि इस सेक्शन में ये बात भी साबित होती है कि तुम उधार ली गई रकम वापस कभी नहीं करते, इसलिए मुझसे एक भी पैसा वापस मिलने की उम्मीद न करो। तो लुओ टुआंग कहता है कि मुझे एक्सेप्ट करने में इतनी झिझक मत करो, मैं उस जिद्दी सौतेले बेटे से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम इस बार मेरी हेल्प करो, कैसा रहेगा। तो ये बात सुन के वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्लान है। वो टुआंग कहता है कि फाइनली वो बस एक बिगड़ल बच्चा है। फिर हमें एंट्रेंस हॉल से इसका ये फैक्शन का दिखाया जाता है, जहाँ कोई कहता है कि क्या मेरे जैसे किसी मेजर लीडर को उनसे मिलने से पहले उन्हें पहले से सूचित करने की जरूरत है। तो वो टोंग कहता है कि सोविन अपना असली रंग दिखा दो, और हमारे एमसी वहाँ पर आता है और कहता है कि मेजर लीडर हो, क्या तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तीसरे मास्टर हु ने तुमको यहाँ भेजा है। फिर हमें 1 महीने बाद 12वें पूर्वी सब डिवीजन के सबसे बड़े बाजार गोल्डन मून सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी अलग ही रूप में आ रहा होता है और हुआंग कहता है कि बॉस, फैक्शन के रूल के बदलाव करने और ज्यादा मेंबर की भर्ती करने के बाद फैक्शन के मेंबर की संख्या पहले ही 12,000 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे सरप्राइज की बात यह है कि उनमें से लगभग 8,000 लोग कॉम्पैक्ट हॉल में इंटर करना चाहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे कई मौके आएंगे जब हमें और मेंबर की जरूरत होगी। जो लोग कॉम्पैक्ट हॉल में शामिल होना चाहते हैं उन्हें उनके चरित्र की परवाह किए बिना शामिल कर लो। तो हुआंग कहता है कि उनके चरित्र की परवाह किए बिना। तो हमारा एमसी जाते हुए आगे कहता है कि टॉप पर पहुंचने से पहले मुझे अपने वेपन को तेज करना होगा। महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए मुझे अपने सत्रगार में मौजूद हर चीज की इस्तेमाल करना होगा। वो फैक्शन के मेंबर में मेरे लिए हथियार से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर हमें कहीं और का दिखाया जाता है, जहाँ कोई कहता है कि तुम घिनौनी लड़की, और कुछ बच्चे जीनर को तंग कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ बॉस कौन है। तो जीनर भी एटीट्यूड में कहती है कि तुमने मुझे माता पिता का न होने के लिए पनिशमेंट दिया था, तुम्हें थप्पड़ मारना ही चाहिए था। तो यह मोटा बंदा हंसते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पनिश किया है तो क्या हुआ, तुम तो बस एक आवारा बच्ची हो जिसके कोई मदर फादर नहीं है। अगर हो सके तो उन्हें कब्र से बाहर निकालो और मुझे सबक सिखाओ। तो पीछे से एक बंदा कहता है कि ये किसका बच्चा है, ये अभी किस तरह की बकवास कर रहा है। तो उसको शांत करते हुए एक बंदा कहता है कि चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसे हम नाराज कर सकते हैं। तभी जीनर थोड़ा रोने लगती है और कहती है कि मैं कोई बिगड़ल बच्ची नहीं हूँ। तभी चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ बच्ची हो। तभी वहाँ पीछे से आवाज आती है कि चुप रहो, और ये हुआंग होता और कहता है कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। तो हम देखते हैं कि विनर हुआंग को देख लेती है और उसके सामने आ जाता है हुआंग और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग उन मैनुअलों को सीक्रेट रूप से सीख रहे हो, क्या तुम उस बात पर विश्वास करते हो। तो ये मोटा बंदा कहता है कि तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले, और अपने वो गार्ड को भी बुला लेता है। और उसके गार्ड कहते हैं ये लड़की तुम्हारी फैमिली से है, आखिरकार हमें मास्टर मिल गए, अगर तुमने आज जवाब नहीं दिया तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। तभी पीछे से आवाज आती है कि गोल्डन मून सिटी में भी इतना घमंडी होना लगता है किसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले पर्सन का ही कमाल है। और ये हमारा एमसी होता है और कहता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जवाब क्या चाहते हो। और हमारे एमसी को उसकी बहन देख के थोड़ा खुश हो जाती है। और पीछे से एक टकला कहता है कि ब्रदर लियो, इस पर्सन को देखकर लगता है कि ये भी एक कल्टीवेटर होगा, आखिरकार ये एक महासागर फैक्शन का एरिया नहीं है, यहाँ परेशानी पैदा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। तभी वो कुछ देखता है और ग्रीड करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये भाई भी कल्टीवेटर है, तो चलो इस मामले को इग्नोर कर देते हैं, आखिर बच्चों का आपस में झगड़ा तो आम बात है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि वहीं रुक जाओ, क्या मैंने तुम लोगों को जाने की इजाजत दी है। तो गुस्से में कहता है कि ब्रदर तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है, क्या तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की जरूरत है। तो हमारा एमसी एटीट्यूड में बोलता है कि क्या बच्चों के बीच बहस को सुलझाने के लिए उनमें से एक की रक्षा के लिए 4 कुत्तों की जरूरत होती है। जैसे कि तुमने कहा कि जब तक मुझे मेरा मन चाहा जवाब नहीं मिल जाता तब तक इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तो वो गुस्से में कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही घमंडी हो रहे हो, मैं मेजर लीडर जियांग हूँ, जियांग के अधीन एक ग्रुप लीडर हूँ, ये लड़का उनका बेटा है, तुम इसे छूकर देखना भी मत। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम स्काई ऑफ फैक्शन के एरिया में टेरिटरी फैक्शन से मुझे धमकी दे रहे हो। तो ये बंदा कहता है कि तुम अकेले हो, स्काई ऑफ फैक्शन ही है, अगर हालात और बिगड़े तो तुम्हारा
तुम्हारा लीडर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी हमारा एमसी सीधे उसके सामने बढ़ जाता है और उसके गले से पकड़ के उसको तान देता है और कहता है कि माफ करना, ऐसा लगता है कि तुमको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं इसका योग फैक्शन का मेंबर हूँ और इसका योग फैक्शन मैं ही हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि जल्दी करो, फैक्शन का मास्टर वहाँ पर है। तभी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी ग्रीट करते हुए कहते हैं कि गुड मॉर्निंग फैक्शन मास्टर। ये बात सुन के वो बंदा एकदम हैरान हो जाता है और हमारा एमसी उसको वहीं जमीन पे फेंक देता है और उससे कहता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहूंगा, मैं सोफिन हूँ, जिसका तुम्हारा मतलब जिसका तुमने जिक्र किया था। तो वो डरते हुए कहता है कि सो फैक्शन के मास्टर सो, आपको ना पहचानने की गलती मेरी है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तो हमारा एमसी उससे बोलता है कि क्लियर करो, आखिर हुआ क्या। ओसन फैक्शन के एक मेजर लीडर का बेटा स्काई योग फैक्शन के इलाके में निजी शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसके हाथ पैर रखते हुए बोलता है कि या फिर क्या ये टेरिटरी फैक्शन के लिए स्काई योग फैक्शन में जासूस भेजने का एक रीजन है ताकि वो परेशानी खड़ी कर सके। तो वो डरते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लड़का मेरा लीडर की रखेल का बेटा है, क्योंकि उसकी पत्नी इस बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे को यहाँ लाया क्योंकि उसे अपने बेटे को फैक्शन के एरिया में छोड़ने की चिंता था। तो उसको हमारे एमसी छोड़ते हुए कहता है कि तुम कितने बेकार पर्सन को फॉलो करते हो, वो अपने बेटे को भी अपने साथ लाने को तैयार नहीं है। और उस बच्चे की तरफ देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि छोटे लड़के लड़कियों को तंग करना अच्छी आदत नहीं है, तो चुपचाप चलो माफी मांग लो। तो वो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सेंट हूँ, और उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है क्योंकि तुम बस एक बिगड़े हुए बच्चे हो, मैं तुम्हारे मदर फादर की जगह तुम्हें टीच करूंगा। और वो सीधा गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है नाक से भी, और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो मेरे भाई। हमारा एमसी कहता है कि चलो जल्दी से माफी मांगो।